आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करी है, राजनीति को ठीक ठाक जानते हैं और बिहार में भी ठीक ठाक उनकी पकड़ है राजनीति में, पार्टियों को जानते हैं। और दूसरे तरफ हमारे साथ हैं केशवी जी, जिनको आप रोज देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे जो बिहार में, जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद सुशीला कर्की बनी है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो बदहाली, जो बेरोजगारी और जो वहां पर भुखमरी अब आगे आने वाले समय में होगा, उसका असर क्या बिहार चुनाव पर पड़ने वाला है? आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं? बिहार चुनाव पर असर पड़ने का मतलब है कि क्या वहां के लोग इस इलेक्शन में आएंगे? तो सबसे पहले मैं, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, दोनों रखते हैं, मैं भी रखता हूं, तो केसवी जी से पहले पूछते हैं। केसवी जी, क्या लगता है आपको कि इसका क्या असर पड़ने वाला है बिहार चुनाव में? सेलेक्ट हुआ उसका मेन रीजन जो जेंजी है, युवा वर्ग है, वही थे। ये जेंजी प्रोटेस्ट के नाम से ही ये आंदोलन जाना जाता था। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो आप भी बिहार से हैं, आप भी काफी समय से देख रहे हैं कि बिहार में प्रवास को लेके, एफआईआर को लेके, उसके बाद बेरोजगारी को लेके, 100% होमेसाइड को लेके बिहार में भी तो काफी आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं क्योंकि नेपाल का काफी बड़ा हिस्सा बिहार से लगता है, ऐसा मुझे ख्याल रखना, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सौरभ जी, आज जो है तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया कि वोट अधिकार यात्रा पार्ट 2 वो निकालेंगे। लेकिन एसआईआर का मुद्दा, जैसे केशवी जी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है कैसे आंदोलन कर रहा है और फिर से एक बार उतरने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है नेपाल और बिहार के, जो बिहार में जो चुनाव होना है उसका? सर, मेरा एक सीधा सवाल है कि बिहार, पूरे बिहार पे असर नहीं पड़ेगा हम्म। जो नेपाल में जो भी कुछ हुआ है, बिकॉज कि बिहार भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। हम्म। और जो मिथिलांचल हो गया, पूर्वांचल हो गया, फिर इसका अपना मगही क्षेत्र हो गया, तीन तीन चार भागों में डिवाइडेड है। तो वही क्षेत्र प्रभावित होगा, और या उसी क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे जो क्षेत्र नेपाल से हटा हुआ है। और इसके पीछे लॉजिक है कि वहाँ के लोग अधिकतर नेपाल में रोजगार के लिए, नेपाल के लिए बिहार में रोजगार के लिए आदान प्रदान होता रहता है। दूसरा चीज, ऐसे विपक्ष जो दोबारा से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाली है, इसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। एसआईआर का, वैसे आपको पता हो तो तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा कुछ मुद्दा ही नहीं है। असल में मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है, कैसे लोग भटक रहे हैं वो है। और जिसका नाम कटा है वो जाके जुड़वा ले, ये तेज प्रताप के बयान है, मेरे नहीं। सर, उनके बयान ठीक है, वो अपनी जगह जो कहना चाहते हैं उनका मत होगा, बट उनके कहने के पीछे एक लॉजिक से देखना चाहिए कि रोजगार, रोजगार तो बिहार का सबसे बड़ा सर चीज है रोजगार। रोजगार के बाद वहाँ पे जो भी कुछ क्राइम रेट होगा इसको कम करना, और भी जो चीजें उसको कंट्रोल करना। और इसके बाद अगर लोगों को जो कहते हैं वो खुद अपना जोड़ लेंगे, तो पिछले कई सालों से इनका ध्यान कटा हुआ है, कोई काम चुनाव में उन्होंने भाग नहीं दिया। तो अब तक जब नहीं जुड़े तो क्या अब जुड़ सकता है, इसका क्या क्या प्रूफ है कि आगे लोग जाके जुड़वा सकते हैं? लोग तो आगे भी प्रयास किए होंगे ना जुड़वाने के लिए। चलिए, इस पे भी बाद में आएंगे। केशवी जी, सौरभ जी का बार बार साफ कहना है कि वहां पर जो बिहार में जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उस पे ही मेन असर होगा। मतलब जो बिहार से लोग वहां पर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि काम ना होने पर वो वापस बिहार की तरफ रुख करें। लेकिन क्या वोट वोट का अधिकार होगा? तभी तो, फर्क तो तभी पड़ना है बिहार इलेक्शन में। वैसे फर्क कैसे पड़ेगा? ने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं, सिर्फ उस क्षेत्रों में पड़ेगा। देखिए, हमें ये समझनी पड़ेगी जो बिहार में मिथिला, जैसे कि आप बता रहे थे कि बिहार में कई बिहार में तीन रीजन आते हैं, तीन क्षेत्र आते हैं, मिथिलांचल जहाँ से दीपक जी हैं, मगध क्षेत्र जहाँ से मैं हूँ, और तीसरा हमारा जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है वो भोजपुर जिससे सौरभ जी खुद आते हैं।
की मुझे जानकारी नहीं थी, सौरभ कहते हैं। तो हम शायद 30 क्षेत्रों से 30 प्रतिनिधि एक तरीके से यहाँ है। जी। आप भी जानते हैं कि शायद हमारी पार्लियामेंट बात मिथिला में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि भारत सरकार मिथिला के लिए काम नहीं कर रही है, वो भी वहाँ का युवा मंत्री आगे लेके जा रहा है ना। और जो नेपाल का मुख्य भाग है वो मिथिला वाले रीजन से ही लगता है, क्योंकि मगध रीजन अब बिहार का रास्ता देखते हो तो मगध रीजन दक्षिण बिहार में आता है। मगध में चंपारण, जहानाबाद, गया, जीना, नालंदा, नवादा और उत्तर झारखंड का जो भाग है वो मगध क्षेत्र में आता है। मिथिला से सीमा लगती है वो मिथिला से लगती है। तो और मिथिला में पहले से एक आंदोलन चल रहा है, मिथिला को अलग राज्य बनाया जाए, मिथिला के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। सही बात, अगर ये जिम्मेदारी मैं मान लेती हूँ उन क्षेत्रों पे फर्क पड़ेगा जो उसके पास नहीं। अगर ये सिर्फ मिथिला तक पहुंची और मिथिला में आंदोलन पहले से चलता है, अब एक बार सोच के देखते हैं कि अगर वो दोनों आपस में जुड़ गए सारी बातें तो नहीं जाएगी कि आखिरकार अगर वो आजाद मांग रहे हैं कि हमें अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य किससे बनाए? पटना से बनाए। दक्षिण बिहार आएंगे, दक्षिण बिहार आएंगे तो अपने आप वो मगध क्षेत्र पे आएगा, और जब 2 क्षेत्र तक होंगे तो वो अपने आप भोजपुर पे जाएगा। इसका नुकसान आपको क्या लगता है कि किसको होगा? हाँ, देखिए नेता कहीं के भी है, नेता को कभी नहीं लग सकता, हमेशा नहीं नेता को प्रदेश की पार्टियों के मद्देनजर मैं ये पूछ रहा था कि पार्टियों के मद्देनजर बिहार इलेक्शन में इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बिहार में दंगा भड़कता है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा तो हमारा सत्ता पक्ष है बिहार का, जो एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार जी, जेडीयू और बीजेपी, इनको पड़ेगा। क्योंकि दंगा अगर भड़का तो हमारे विपक्ष के पास एक पॉइंट होगा कि आपकी सरकार तो आपको सुरक्षित ही नहीं रख पाई, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं संभाल पाई, इतना बड़ा दंगा भड़कता है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो बहुत पहले से हावी है ना, तो वैसे नीतीश कुमार तो ध्यान देते नहीं है इस पे। तो क्या होगा नीतीश कुमार, देखो मेरे माता पिता मुझे बताते हैं कि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, उस समय जो बिहार था उन्होंने काफी 2005 की बात कर रहे हैं शायद आप। तो जैसे कि सौरभ जी, आपने केसवी जी को सुना, केसवी जी साफ साफ कह रही हैं कि जो मिथिला रीजन की ही हम बात करें, बॉर्डर इलाके की ही हम बात करें, तो वहां पर करीब 23-24 जिले आते हैं। बिहार के 23-24 जिले मिथिला रीजन में साफ साफ देखे जाते हैं कि 23-24 जिले के आसपास में बिहार में मिथिला का जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप क्या मानते हैं कि इससे काफी खामियाजा ये कह रही है कि सत्ताधारी पार्टियों को होगा जो अभी बिहार में मौजूद है, कुर्सी पर काबिज हैं? आपको क्या लगता है कि इसका असर किसे पड़ने वाला है, और मिथिला मूवमेंट कहां तक सफल हो पाएगी जब नेपाल से भी बिहार में लोग रुख करेंगे? सर, सबसे बड़ी चीज है ना कि दोनों मुद्दे अलग अलग जगह पे हैं, अच्छा। और दोनों मुद्दे सरकार के खिलाफ ही है, सरकार के नाखुश होने की वजह से ही है। हम्म। मिथिलांचल के लोग भी यही मांग करते हैं कि हमारी सरकार हमें नहीं सुनती है, हमारे तरफ ध्यान नहीं देती है। और जो नेपाल में हुआ वो भी यही था कि सरकार खुद को बढ़ावा कर रही है, अपने परिवार को लेकर चल रही है, या अपने क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हाँ, मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूँ कि अगर ये दोनों आंदोलन एक साथ आएंगे तो शायद बिहार को एक नया रूप देखने को मिल सकता है, जो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा, बहुत बड़ा मैं नुकसान होगा। आपको बीच में एक चीज इसलिए रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा, फिर लेकिन आपने जिक्र किया परिवारवाद की। लेकिन नेपाल में यदि परिवारवाद से ये तख्ता पलट हो गया, चेंजेस हो गए सरकार में, और लोग उससे परेशान होकर बिहार आएंगे, तो फिर कैसे परिवर्तन होगा? फिर सत्ताधारी पार्टी को नुकसान कैसे होगा? क्योंकि अपोजिशन में एक तरफ परिवारवाद हावी है, आप जानते हैं इस तरीके इस चीज को। सर, वार पोजीशन में भी है और आपका पोजीशन में भी, दोनों पर, सत्ता पक्ष में के पास भी परिवारवाद है और अपोजिशन के पास भी परिवारवाद।
अब प्रेजेंट टाइम में इतना नहीं कहा जा सकता कि नहीं परिवारवाद है, नहीं है। नहीं, तर्क इसमें दो है सौरभ जी, तर्क इसमें दो है कि बीजेपी का मानना है कि पार्टी का नेतृत्व कोई परिवार वाला नहीं कर रहा है हमारे यहाँ, लेकिन अपोजिशन में ऐसे बहुत पार्टियां हैं जिसका जो नेतृत्व है सीधे एक व्यक्ति और उसके जनरेशन आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो ये तर्क है। जी। नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ, वही बीजेपी ने कहा कि हमारे यहाँ दूसरे मतलब नेता के बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन वही पार्टी को कंट्रोल नहीं करता है, ये कहना है। हम्म। सौरभ जी, सहमत हैं क्या आप इससे? बात को होगा, दोनों पार्टियों के पास परिवारवाद है, दोनों हम्म। परिवारवाद का भी बहुत बड़ा वो मुद्दा है। अभी आप सबसे बड़ा परिवारवाद का मुद्दा जो दिख रहा है, चाहे अपनी की भलाई के लिए मुद्दा दिख रहा है। अभी केंद्र सरकार में आपका चिराग पासवान जी एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, बिहार में अलग से चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं। तो क्या इसका सीन कहा जाए? आखिरकार आप जब हो, अगर परिवारवाद को नहीं मानते हो तो लड़ो ना फिर उसके एनडीए गठबंधन के साथ, अलग क्यों आना है आपको? होता तो ये भी है, परिवारवाद है तभी तो। चलिए खत्म करते हैं, आखिरी प्रश्न दोनों से एक ही है कि क्या लगता है कि इस बिहार चुनाव में नेपाल से तो जो होना है होगा ही, जन सुराज को आप लोग कहाँ देखते हैं? मैं तो ये मानती हूँ, जब पिछली बार हम लोग बिहार चुनाव पर बात कर रहे थे तब भी कहा था जन सुराज जीते पर बिहार में पिछले 30 साल से केवल 2 फ्रंट थे, आइदर जेडीयू या फिर आरजेडी। जन सुराज एक इतना बड़ा फ्रंट बन के सामने आई है, बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को एक तीसरा विकल्प दिया है। वो अगर सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं वो दूसरी बात है, सत्ता में आपको का काम करने का या करना चाहते हैं वो कई बार से इनका फ्रंट भारी जाती है, काफी बड़ा मोड़ है। हाँ, सर इसमें मेरा सीधा सा तर्क है कि जनता भी देख रही है कि पिछले 2-3 सालों से कौन व्यक्ति सरकार जो में लोगों के बीच में जा रहा आ रहा है, और कौन कितना काम किया है। पिछले जो 17 महीने की सरकार बनी थी तेजस्वी जी की, उसमें जनता ने भी देखा था कितने कितने दिन में रह के क्या विकास किया। और रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। जहाँ तक उनकी रैलियों में भी देखा जा रहा है, जहाँ पर उनका जो भी कुछ चल रहा है, बैठकें हो रही है, वहां पे भी कुछ ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। वो सिर्फ एक वोट मतलब वोट काटने का काम करेंगे, हल्का फुल्का। हाँ, प्रभाव पड़ेगा बस किसका काटेंगे? पड़ेगा। और मेरा ये मानना है सर कि वो विकल्प नहीं, अभी भी विकल्प नहीं बन पाएंगे बिहार के लिए। इसका क्या रीजन नजर आता है बिहार में? बिहार का सर मेन रीजन है सर, सबसे बड़ी बिहार का रीजन है कि जो लोगों को दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, जिन्होंने किया है, अब जिनको कभी बिहार के लोग देखे ही नहीं, तो उनके बारे में उनका कभी विश्वास करके उनके लोग सत्ता नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है। अब बिहार के लोग जिस व्यक्ति को देखे लेकिन हैं पिछले इतिहास, 17 सौरभ जी, आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं, हम एक साथ पढ़े हैं। आप जानते हैं कि बिहार का इतिहास रहा है कि नई पार्टी को मौका मिला है, जेडीयू को हो आरजेडी को हो। सर मौका मिला है, जेडीयू और जेडी को मौका मिला है, बट वो मौका जिस लेवल पे मिला है उस लेवल को उन्होंने काम किया है। चाहे लालू जी आके आरजेडी को तो फिर भगाइए मौका तो मिलेगा तभी तो वो दिखा पाएंगे कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, जी, मैं आप पे आऊंगा, पहले इनसे खत्म करते हैं। एक मिनट, इसके पीछे एक तर्क था कि लालू जी से पहले कांग्रेस में थे, और लालू जी कांग्रेस में जब थे तो लालू जी ने काम किया था। लालू जी ने बहुत सी लोगों को एक समानता का अधिकार दिया, लोगों के बीच में बैठने का अधिकार दिया, छुआछूत खत्म किया, उनके साथ नीतीश जी के समाजवाद को बढ़ावा दिया। और लालू ये जेपी चाहे आंदोलन से निकले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का कोई वो दिखता है क्या आपको? जेपी आंदोलन से लालू यादव निकले हुए हैं, हाँ जी सर। लेकिन वो जो है आंदोलन जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ही थी, तो कांग्रेस में कैसे कब शामिल हो गए? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कांग्रेस में नहीं समझ में, जेपी जेपी जो समाजवाद आंदोलन चला था ना, उसी के ही द्वारा निकले हुए लोग हैं। चाहे यूपी में मुलायम सिंह यादव निकले, चाहे बिहार में आपका
लालू प्रसाद यादव निकले, नीतीश जी निकले और भी कई पार्टियां निकली। बिहार में यूपी में क्या बोलते हैं, काशी राम जी निकले थे, समाजवाद की हाँ, सकते लोग। जो अभी बीएसपी है। केसवी जी बताएं। क्या बता रहे थे कि एकदम से किसी चीज है वो चाहे जनता समर्थन ना दे या स्वीकार ना करे, तो आप स्वयं ही राजनीति के छात्र रहे हैं। 2013 आपको शायद याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गई। उस वक्त आए थे और उसका कोई राजनीति का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, कांग्रेस के समर्थन से सरकार आई, तो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किया 15 दिन में उनकी सरकार की। 2015 में फिर जब अरविंद केजरीवाल चुन के आए, उसके बाद वो 2 बार 10 साल लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनकी पार्टी ने काफी कम समय में राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया। तो हो सकता है कि बिहार में भी वही चीज हो जाए। अब इसी चीज को मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो केजरीवाल जी थे ना, ये अन्ना हजारे जी के जो आंदोलन हुआ था ना, उससे निकल के आए। और जन सुधार ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ ना, कोई ऐसा कुछ एक अच्छा नहीं तो काम किया प्रशांत नहीं। किशोर आंदोलन पे भरोसा ही नहीं रखते, दिक्कत ये है। किसान किसान आंदोलन भरोसा नहीं रखता। दूसरी बात, एक चीज आपने बोला कि 13 दिन की सरकार, तो जब दिल्ली में लोगों ने 13 दिन की सरकार देखी है, उनके जो 47 दिन, 47 दिन की सरकार थी। 47 दिन की, हम्म। बिहार में लोग 17 महीने की सरकार देखे हैं तेजस्वी जी की। तो उस 17 महीने की सरकार में जो जो उन्होंने किया, युवाओं को रोजगार के लिए जो भी नीतियां बनाई, तो वो 17 महीने शायद में 43 में भारी लग रहा है मेरे हिसाब से। चलिए इस पे और भी बातचीत होगी। आप कुछ कहना चाहती है केसवी जी? पर जो आज के लोगों ने 90 का दशक पूरा देखा है, तो उसका लोग क्या आवाज नहीं आ रही। ये जैसा कि आपने कहा तेजस्वी जी की 17 दिन की सरकार लोगों ने देखी है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, पर हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब तेजस्वी जी 17 महीने की सरकार में थे, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। ऑफिशियली वो नीतीश कुमार की सरकार। और अगर हम आरजेडी की सरकार की बात करते हैं, तो लोग अगर 17 महीने की सरकार याद रख सकते हैं, तो वो 1999 का शिल्पी गौतम का केस भी याद रख सकते हैं और 90 का बिहार भी याद रख सकते हैं। हाँ, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ कि 17 महीने की सरकार भी इसलिए मैं देख रहा हूँ, पिछले भी लगभग 1 दशक से क्या नाम है कि माननीय नीतीश जी की सरकार बनी।